अब कक्षा 5 का पहला चैप्टर आपके सामने, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। पहला पॉइंट है यहाँ पे, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर कैसे पहचानता है कि यहाँ पे कोई मनुष्य लेटा हुआ है और आकर के आपको किस करता है? तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि किस इलाके से कुत्ता बाहर का आया है या फिर अपने ही ग्रुप का है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी की किताब में है, वास्तविकता से इसका संबंध है या नहीं है उस पर मत जाइएगा। हो सकता है आपके इलाके में कोई कुत्ता ना पहचान पा रहा हो या मच्छर आपके पास ना आ रहा हो। रेशम का कीड़ा अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। यह एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं। जब यह बिल्कुल सामने दिखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पे होती हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमा करके ही आसपास देखते हैं। जैसे मनुष्य का ये सर है तो यहाँ पे आंखें हैं। मनुष्य क्या है, इधर भी हल्का सा देख सकता है, इधर भी देख सकता है, सामने तो देख ही सकता है। बट पक्षी क्या है, पक्षी को अगर इधर देखना है, यहाँ पे देखना है हल्का, तो उनको अपनी गर्दन ऐसे घुमाना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न 3 बार पूछा गया है, अभी आपको कराया जाएगा। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब वे अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना देख पाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कौन से पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना देख पाते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज इन पक्षियों को 8 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ेगी। आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन में जगने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, बट जो रात में जगने वाले जानवर हैं ये हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये पॉइंट किस तरीके से नोट किए गए हैं इसके लिए ये स्लाइड हमने लगाई है। एनसीईआरटी पब्लिश्ड, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। ऐसे पॉइंट को हमने कलेक्शन किया है। और दूसरा पॉइंट जो आपने अभी अभी पढ़ा, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। पढ़ने में लग रहा था कि अरे इससे प्रश्न थोड़ी आएगा, बट 3 बार प्रश्न इससे पूछा गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सफेद और काला, है ना, इस प्रकार से दिखाया गया है। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रश्नों को बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, सांप के बाहरी कान नहीं होते तो फिर वो सुनता कैसे है? सांप जो है वाइब्रेशन अर्थात कंपन को ही सुन पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे शेर, चीता कुछ आ रहा है तो कैसे पहचानेगा? अगर वो देख लिया है तो एक खास आवाज निकाल करके अपने साथियों को संदेश देगा। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इस चेतावनी भरी आवाज से सचेत हो जाते हैं। जो आवाज यहाँ पे निकालता है ना लंगूर, उससे जान जाते हैं कि कोई खतरा है, कोई शिकार पे आया है बड़ा जानवर। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को विद्युत तरंगों से देती हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में ऐसा ही हुआ जब सुनामी आई, तो इससे पहले जानवरों को एहसास हो गया था, वो अजीब व्यवहार करने लगे थे। इससे वहाँ की जो जनजाति थी, एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन लोगों ने क्या किया, उस इलाके को खाली कर दिया। इस प्रकार से उनकी जान बच गई, सुनामी से वो लोग बच गए। तो ये एक अच्छी बात है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों को
मतलब अपनी उनकी कोई एक भाषा होती है, अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली आपको ठंडक में नहीं दिखेगी। श्लाथ की अगर हम बात करें तो श्लाथ क्या है, भालू जैसा ही है बट भालू नहीं है। एक दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक करके मस्ती करते हैं, सोते हैं, खेलते कूदते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब 40 वर्ष में सिर्फ 8 पेड़ कह रहा है एनसीईआरटी में, तो आपको 8 ही ध्यान रखने हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जितने भी पॉइंट हैं इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा जानवर है जो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, तो ऑप्शन आपको बाघ मिलेगा, चीता मिलेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 गुना देखने वाला जानवर क्या है, बाघ है। मतलब अगर ऑप्शन में आपको हाथी, शेर कुछ और दे दे, अगर बाघ दिया है तो आप बाघ ही लगाइएगा। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। दूसरा बाघ मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है प्रश्न में। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने में हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। मतलब ये हुआ, बाघ को ये पता चल जाए, अगर कोई पत्ता हिल रहा है तो बाघ को ये पता चल जाता है कि बाघ मतलब हवा से वो पत्ता हिल रहा है या फिर कोई जानवर उसके आसपास झाड़ियों के पीछे है, ये समझ जाता है बाघ। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखिएगा। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट यहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। घाना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में। सिर्फ राजस्थान ही आपको ध्यान नहीं रखना है, भरतपुर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में भरतपुर, जयपुर है ना, और भी 2 ऑप्शन देकर के आपको घुमा सकता है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 है कहानी सपेरों की। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नागगुप्पन क्या है, तो नागगुप्पन एक प्रकार की डिजाइन है। ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई जो दीवारों को सजाने के लिए गुजरात, दक्षिण भारत और सौराष्ट्र में इनका प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अगला पॉइंट है, बीन पार्टी के बाजे तुम्बा, खंजरी, बीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। नाग, करैत, डुबैया और अफाई, यही जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके कितने दांत, 2 दांत। ऑप्शन में आपको दे दे 4 दांत होते हैं तो विकल्प गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। खास बात यह है कि जो दवा बनती है सांप के जहर को बचाने के लिए, वो भी किससे बनती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अर्थात जैसे लोहा लोहा को काटता है उस प्रकार से जहर जहर को कम करता है। चखने से पचने तक चैप्टर नंबर 3 है, जो कक्षा 5 की किताब है। इसमें बड़े बड़े चैप्टर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो ये आपको थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाते चलना है। और ये कंप्लीट वीडियो आपको मिल रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ताकि ये मेहनत हमारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी लाइक का कोई ऐसा पैसा या पेमेंट नहीं मिलता कहीं से भी, बस आपका मोटिवेशन चाहिए जो कि इस वीडियो पे हमें दिखना चाहिए। इस वीडियो का हम लाइक रखते हैं, ठीक है, कितना लाइक रखा जाए, कितना आप लोग लाइक कर देंगे। इसका हम लाइक रखते हैं टारगेट 10,000 लाइक का, देखते हैं आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। 10,000 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। अगला है यहाँ पे, उल्टी और दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी को घोलकर पीना चाहिए। खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आती है और पेट भी खराब हो जाता है। ग्लूकोज को चढ़ाए से, ग्लूकोज को कहने का मतलब यह है, ग्लूकोज अगर आप लेते हैं शरीर में चढ़ाते हैं तो बिना खाए पिए शरीर को ताकत मिलती है, ठीक है। यानी ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए शरीर को ताकत, एनर्जी मिलती है। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है।
पेट में पाया जाने वाला रस कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन में क्षारीय दे देगा, उदासीन दे देगा, ध्यान रखिएगा। पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। जुखाम किस प्रकार का रोग है, तो जुखाम एक संक्रमण रोग है। उड़ीसा के काली हांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। बहुत अधिक चावल उत्पादन के बाद भी वहाँ पे गरीबी है। चैप्टर नंबर 4 है खाए आम 12 महीने। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखते हैं। आत्रेयपुरम कस्बा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है और माडवी तांड्रा को आम पापड़ भी कहते हैं। मुस्लिम जो है कपड़े का प्रयोग कपड़े को छानने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से प्रश्न पूछा गया है कि संरक्षण के क्षेत्र मतलब संदर्भ में 4 ऑप्शन देता है और आपसे कहता है कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो हरी धनिया को कैसे हम अगर रखते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो कैसे गीले कपड़े में लपेट कर रखें ताकि वो खराब ना हो। इसी प्रकार से प्याज लहसुन को क्या हम लोग खुले में रखते हैं, पॉलीथीन बंद करके नहीं रखते हैं। कांच के जार और बोतलों को अच्छे से सुखाया जाता है, क्यों, ताकि उसमें नमी न रह जाए। जो आपने देखा होगा जार में छोटी छोटी हल्की हल्की बूंदें लगी रह जाती हैं, उसको हम लोग धूप में रख करके सुखा लेते हैं ताकि उसमें नमी न रह जाए। अगर नमी रह गई तो इसमें जो भी चीज़ें आप रखेंगे, चाहे अचार हो, है ना, चाहे जो भी हो, वो खराब हो जाएगा। आम को पूरे साल चलने के लिए या संरक्षण के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि उसके पापड़ बना लिए जाएं या फिर क्या चटनी बना ली जाए, मतलब अचार बना लिया जाए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है आम को अगर आप पूरे साल तक रखना चाहते हैं। अचार हो गई, पापड़ हो गया, चिप्स हो गया, इन चीज़ों को आप बना करके लॉन्ग टर्म तक संरक्षित कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है बीज बीज बीज। तो यहाँ पे शिकारी पौधे को नेपेंथिस भी कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो मेड़ को कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। नेपेंथिस का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है पत्तियों का। यहाँ पे पत्ती नहीं होगा, पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ठीक है, पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यह एक विशेष गंध से कीड़ों को आकर्षित करता है। ध्यान रखिएगा, ये गंध देता है, आवाज नहीं निकालता है। क्वेश्चन में कई बार देता है कि एक आवाज निकालता है, मोहक आवाज, तो आवाज नहीं निकालता है, खुशबू निकालता है या गंध कह लीजिए आप उसको। नेपेंथिस पाया कहाँ जाता है, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे बीजों का आइडिया जो है, यहाँ पे बीजों होगा, बीजों का आइडिया जॉर्ज ने स्क्वेल को 1948 में स्विट्जरलैंड में आया। कांटों वाले बीज से यह विचार पनपा था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शिकारी पौधे के बारे में हमने आपको बताया। जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं यहीं से नोट की गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। ये है नेपेंथिस, जिसको शिकारी पौधा भी कहा जाता है। डब्बा बिल्कुल होता है घड़े के जैसा आकार का। ये पत्ती का ढक्कन लगा है। यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा देखिए आया है, ठीक है, और खुशबू के लिए आया, यहाँ पे बैठा, और जैसे ही ये बैठा ये डब्बा बंद और फंस गया वो, तो आवाज ही नहीं निकालता है। ध्यान रखिएगा, बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कपड़ों में चिपककर या पानी के जरिए भी यह सैर करते हैं। सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल जाते हैं। यहाँ से जो रेड कलर से पॉइंट लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो मिर्ची कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से ही आया। गोभी और मटर कहाँ से आया, तो गोभी मटर यूरोप से आया। कॉफी, बीन्स और भिंडी ये अफ्रीका से आया। असम में चाय होती आपको पता है। चैप्टर नंबर 6 है बूंद बूंद दरिया दरिया। पहला पॉइंट है यहाँ पे घड़ीसार 650 साल पुराना तालाब है। सार का मतलब यहाँ पे तालाब से होता है, और ये है कहाँ, तो ये राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, जहाँ पे ये तालाब है। बनवाया किसके द्वारा गया, तो राजा घड़शी के द्वारा बनवाया गया। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इस तालाब पर एक स्कूल भी है जहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। इस तालाब से जुड़े 9 तालाब और थे, वो पानी बरसने पर इस एक अकेले तालाब से भरते थे। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है,
साल में एक बार होती है या तो कभी कभी वो भी नहीं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में 10 से 12 दिन की ही बारिश होती है। यहाँ लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते थे। बूंद को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए जाते थे। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 पे कहा जा रहा है, जब तालाब पानी से भर जाते हैं तो कई जगह पर लोग जश्न मनाते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन के आने पर अन्य लोग क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। यहाँ कई जगह पानी को मोटर से निकाला जाता है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है, जिससे कुएं सूख रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न 19 में परीक्षा में पूछा गया था, सीटेट 2019 में, कि क्यों पानी कम हो रहा है जमीन का। अब झीलें कम हो रही हैं, जहाँ पानी का वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी, उसे सीमेंट से कवर कर दिया जा रहा है। यह भी पानी कम होने का कारण है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई थी। इस इलाके में सूखा पड़ा था। लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं या बावड़ी था। जब वहां सफाई की गई तो कितना कूड़ा निकला, 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकला। फिर क्या किया, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। प्यासे कस्बे ने इस बावड़ी से पानी पाया। कुछ सालों बाद अच्छी वर्षा हुई और बावड़ी को लोग फिर से भूल गए। अल-बिरूनी कौन है, तो अल-बिरूनी हजारों साल पहले भारत आया था। कहाँ से आया था ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये उज्बेकिस्तान से आया था। उसने बहुत ही बारीकी से यहाँ चीज़ों और जगहों का अवलोकन किया और उसके बारे में लिखा। यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला में माहिर हैं। तालाब के चारों ओर बड़े पत्थर और लोहे से चबूतरे बनाते थे। अल-बिरूनी के जन्म के लगभग 1000 साल के बाद यह डाक टिकट 1973 में मिला था। तरुण भारत संघ, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ये क्या है, तो एक संस्था है जो पानी के इंतजाम में लगी है। दड़की माई एक महिला है जो राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती हैं। दड़की माई ने क्या किया, दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर के एक तालाब बनाया। बस इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर नंबर 7 देखिएगा, वे वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं वे पानी में तैरती रहती हैं, एवं वे वस्तुएं जो अपने भार से कम पानी हटाती हैं डूब जाती हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक नींबू वाला प्रश्न पूछा गया और एक और प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखिएगा, ऐसी वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाएंगी वो तैरती रहेंगी और जो अपने भार से कम पानी हटाएंगी वो डूब जाएंगी। पानी में नमक की उचित मात्रा मिलाने पर पानी भारी हो जाता है और नींबू जैसी चीज जो पानी में डूब जाती है वह भी तैरने लगती है। अर्थात अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए और उसमें तब नींबू डाला जाए तो नींबू भी तैरेगा। मृत सागर क्या है, तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम आपको नमक मिलेगा। मृत सागर में ऐसे इंसान, मतलब अब अगर जाएंगे मृत सागर में तो ऐसे आप वहाँ पे तैर सकते हैं जैसे लेटे हो, मतलब डूबने का कोई डर ही नहीं है। कुछ चीजें जैसे शक्कर, दूध पानी में पूर्णतः घुल जाती हैं, जबकि मिट्टी एवं चाक पाउडर तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब दूध और शक्कर को आप मिलाएंगे घुल जाएगा, लेकिन आप मिट्टी डालिए तो नीचे पानी में बैठ जाएगी। तेल पानी में घुलता नहीं बल्कि तैरता रहता है। उबालने पर पानी क्या होता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े सूखे हो जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस कारण, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वाष्पीकरण के कारण। दांडी मार्च गुजरात की घटना है 1930 की। हुआ क्या था, इसमें भारतीयों को नमक बनाना मना था और इस पर टैक्स भी लगा दिया गया था। यह यात्रा कहाँ से चली, दांडी मार्च वाली, यहाँ से प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछा गया। यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक चली। अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 8। यहाँ से कम 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, अलग अलग टाइप से, अलग अलग एग्जाम में, मतलब अलग अलग ईयर में। 2011 से 2019 तक 13 बार सीटेट हुआ है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। मलेरिया के लक्षण की अगर बात करें तो इसमें कपकपी, ठंड देकर के बुखार आता है। इसकी जो दवा है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी। तो एनीमिया रोग में बच्चों की शरीर और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखता है। प्रश्न पूछ सकता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है।
आयरन कैसे मिलेगा? तो आयरन के लिए सबसे अच्छे स्रोत हैं गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। मक्खियों से बीमारियां होती हैं जैसे पेट की बीमारियां। काई क्या है? तो काई एक प्रकार का पौधा है जो कि वर्षा के मौसम में दिखाई देता है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है और रोनाल्ड रोस को इसी संबंध में 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला है। मलेरिया परजीवी से होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है और ये मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। एनीमिया जो है दिल्ली के स्कूलों में आम बात है, ऐसा एनसीईआरटी में कहा जा रहा है। 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया जिसमें हजारों बच्चे नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते थे, उन्हें एनीमिया हो गया था और ये जो है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल को लोग उबालकर दवाइयाँ बनाते थे, उबालकर और छान करके दवाइयाँ बनाते थे। चैप्टर नंबर 9 है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो पहाड़ पर चढ़ना क्या कहलाता है? ट्रैकिंग कहलाता है। नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। पहाड़ पर चढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पर्वतारोही कहते हैं। वे बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए होता है उनको हम पिट ऑन कहते हैं। एक तरह का हुक है जिसे रस्सी से लटकाया जाता है, वो स्लिंग कहलाता है। पॉइंट नंबर 6 है पहाड़ पर से नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में रॉपलिंग कहते हैं। एडवेंचरस कोर्स के डायरेक्टर कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। अगला पॉइंट देखिएगा, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। पहला पॉइंट है दूसरों का सामान उठाने में मदद करना। अगर आप ग्रुप के लीडर हैं तो आप हेल्प करेंगे, साथ ही साथ और जो आपके सहयोगी हैं उनसे आप क्या कहेंगे कि मतलब हुआ यहाँ पे कि दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में जाओ। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप लीडर हैं आप आगे आगे चले, नहीं, आपको पीछे चलना है और आपके अपने सहयोगी जो हैं उनको आपको आगे बढ़ने का अवसर देना है। जो ठीक से नहीं चल पाते उनकी सहायता करना है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना है, जो बीमार है उनकी देखभाल भी करना है, समूह के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है और सजा के लिए हमेशा तैयार करना रहना है आपको, चाहे गलती किसी की भी हो। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की पांचवी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। विटामिन और आयरन हमें ताकत देते हैं और ठंड में हमें गर्मी देते हैं। टेकला गांव जो है 1600 मीटर ऊंचा है, जो है कहाँ? तो झलरा पाटन यानी झलवार राजस्थान में है। लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। चलते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और कमर सीध में होना चाहिए। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में एक पिकनिक पे गई थी और 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर ये चढ़ गई थी। ये है कहाँ की रहने वाली? तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल के नकुरी गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। इनके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्हें 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए चुना गया था। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर रखा था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका नेपाली नाम सागर माथा है। इसके साथ एक साथी भी था। 2 लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे, इसलिए इन्होंने पहला कदम रखा। इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया, तस्वीरें ली और 43 मिनट तक ये उस चोटी पर रही। चैप्टर नंबर 10 है बोलती इमारतें। तो गोलकुंडा किला कहाँ है? ये हैदराबाद में है। किसके द्वारा ये बनवाया गया था? तो काकतीय वंश के द्वारा ये बनवाया गया है। इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है जिसे बुर्ज कहते हैं या बेसंस कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 साल तक राज्य किया। उससे पहले 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था और दूसरे राजाओं का राज्य था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही चीजें देखने में सहायता करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था परंतु असफल रहा। वह अपनी सेना के साथ 8 महीने के किले से बाहर रहा, लगभग 8 महीने किले से बाहर रहा। किले की चारों ओर मोटी दीवारें और एक गहरी खाई थी जिसके कारण आक्रमण नहीं कर पाया। कांसे की चीजें हजारों सालों से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसा किन 2 धातुओं का मिश्रण है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, 6-7 बार प्रश्न ये पूछा गया है।
तो कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण है। तांबे की जगह पे अगर कॉपर लिखा है तो परेशान मत होइएगा, कॉपर ही कहते हैं इसको इंग्लिश में। उस समय कांसे की बंदूकें बनती थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। राजा के महल में एक फतेह दरवाजा है, यहाँ जो भी कुछ बोला जाता है उसकी आवाज़ क्या है, राजा के महल तक सुनाई देती है। खुदाई से काफ़ी चीज़ें मिली हैं जैसे बर्तन, हथियार, औजार, जेवर आदि। बर्तन के टुकड़ों को संभाल कर शीशे की अलमारी में रखा जाता था। चित्र में 500 साल पुरानी पेंटिंग दिखाई गई थी। मल्लापुरम जिला कहाँ है, तो ये केरल में है। पुराने समय में लोग चमड़े के थैले में पानी भर करके ले जाते थे, जिसको क्या कहा गया, मशक कहा गया है।